नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर एक संवैधानिक संस्था के मुखिया ज्ञानेश कुमार जी की है, तो दूसरी तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है। उन राहुल गांधी की है जिन्हें आरएसएस, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी, इस देश के कई अंधभक्त पप्पू बताते हैं। पप्पू की इमेज बनाई गई। उन पप्पू से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, उन पप्पू से आरएसएस भयभीत है, अब उन पप्पू से देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भयभीत है। इस पूरे प्रकरण को आपको तथ्यों और सबूतों के आधार पर समझाऊंगा और इस पूरी बात को समझने के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब एक वीडियो काट छांट कर चलाया गया कि राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की मशीन लगाने की बात कर दी है, एक जाने क्या क्या उनके बारे में शब्द गढ़े गए और वो छवि बनती चली गई। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पप्पू को मार दिया और उसके बाद पप्पू का नाम जिक्र होना बंद हो गया। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव दर चुनाव बातें होती हैं, चुनाव होते चले जा रहे हैं, चुनाव में हारते चले जा रहे हैं, हारने का रिकॉर्ड उनके नाम लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बंदा एक नई एनर्जी के साथ, एक नए प्रोग्रामिंग के साथ जनता के समक्ष आता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताएंगे। कैसे भंडाफोड़ हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का खौफ अब तक लोग भाजपा, अब तक लोग आरएसएस में ही मानते थे, लेकिन अब चुनाव आयुक्त भी या चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से राहुल के खौफ से परेशान है, भयभीत है कि राहुल गांधी अब क्या कह देंगे। और इसका वाकया सामने आएगा और मैं पूरा बताऊंगा कैसे खुला, कैसे आज तक के रिपोर्टर ने अपने एक प्रोग्राम आज तक का है ऑफ द कैमरा, उसमें कैसे पूरी डिटेल बताई है और उस पूरी डिटेल से यह सत्यापित हो गया कि वास्तव में पूरा कुनबा भयभीत है। आपको पता होगा कि अलग अलग रिपोर्टर हैं, अलग अलग फील्ड के रिपोर्टर हैं। कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर है तो कोई कांग्रेस की बीट देखता है, कोई बीजेपी की बीट देखता है, कोई सपा की बीट देखता है, कोई डिफेंस देखता है, कोई चुनाव आयोग देखता है, कोई बॉलीवुड देखता है। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं और अपने अपने क्षेत्र के मास्टरमाइंड हैं। और जिस जिस फील्ड के रिपोर्टर हैं, जिस विभाग के रिपोर्टर हैं, जिस क्षेत्र के रिपोर्टर हैं, वहां गाए बगाए कहीं ना कहीं उनके उन अधिकारियों से ऐसे संबंध स्थापित हो जाते हैं कि हम उन्हीं से बातचीत करके अंदर की बातें बाहर लाते हैं, उन्हीं से कुछ जानकारियां मिलती हैं, उस पर हम खबर बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अब यह दौर बहुत कमजोर हो चला है, क्योंकि कोई रिपोर्ट ले भी आए तो छपेगी कि नहीं छपेगी, और छप गई तो उसकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, यह भी सवाल बना हुआ है। मेरे ही एक साथी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक बड़े संस्थान में काम करते थे। वो संस्थान देश के एक चर्चित उद्योगपति ने खरीद लिया। एक खबर उन्होंने एक मंत्रालय से संबंधित लिख दी, हिम्मत दिखा के उस सिस्टम ने छाप तो दी, लेकिन वो नौकरी से निकाल दिए गए और इस समय वो बेरोजगार है। ये होता है खबर लिखने का सिस्टम और ये होता है खबर पढ़ने की बात। तो चलिए मुद्दे पर आ जाता हूं। तो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि मैं हाइड्रोजन बम लाऊंगा, मैं हाइड्रोजन बम खोलूंगा, और इसको लेकर चुनाव आयोग बड़ा चिंतित था। उसी दौरान आज तक की एक रिपोर्टर है सूर्या पालीवाल, जो आज तक की तरफ से चुनाव की आयोग की बीट देखती हैं, उन्होंने वहां के एक सीनियर अधिकारी को फोन किया। उन्होंने उनसे बातचीत की कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि आज तो गुरु नानक जी की जयंती है और आज मुलाकात किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम कल या परसों में मिल लेंगे। तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, कोई बात नहीं थी, कल और परसों मिल लेंगे। चुनाव आयोग की कुछ जानकारियां उन्हें एकत्रित करनी थी, उन्हें कोई स्टोरी करनी थी, और यह मामला आया गया हो गया। थोड़ी देर में उनके फोन पर, चूंकि जो ग्रुप्स में लोग जुड़े हैं उनके मैसेज आते हैं, थोड़ी देर में एक मैसेज आ गया
कि राहुल के हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में कल होगी। अब कल होगी तो फिर उन्हें लगा कि एक बार फिर बात कर ली जाए। उन्होंने उन अधिकारी को फिर फोन लगाया, उन्होंने फिर उठाया। उन्होंने कहा सर कल तो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल तो छुट्टी रहेगी फिर आपकी। अरे कि छुट्टी की बात छोड़िए, कल तो चुनाव आयोग के दफ्तर का पियोन से लेकर बॉस तक, बाबू से लेकर अधिकारी तक, चपरासी से लेकर कर्मचारी तक कोई छुट्टी पर नहीं रहेगा, सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना खौफ था, इतना भय था, इतना डर था कि सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई। उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रत्येक व्यक्ति को सुनना है, उसके जवाब तैयार करने, जवाब देना है। अब आप सोचिए कितने भय के साए में, कितने खौफ के साए में वो चुनाव आयोग रह रहा है और वो चुनाव आयोग राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब देने में कोताही रोज बरत रहा है, अपने जवाब तैयार कर रहा है। आपको याद होगा मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पहली ऐतिहासिक प्रेस वार्ता थी और उसमें कई सवाल किए गए, कोई जवाब नहीं मिला, बदलते नजर आए, पलटते नजर आए, कई तरीके के पत्र भी सामने आए, लेकिन चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से अलग थलग पड़ते नजर आए और इस अलग थलग में कई बड़े आरोप भी लगे। चुनाव आयुक्त के समर्थन में 272 लोगों का एक पत्र भी आ गया, उनकी सबकी भी पोल खुल गई। उन्होंने जो मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्हें आज शपथ ग्रहण हुई है, हमारी तरफ से उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं, उनके बारे में भी उन पत्र में शामिल लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा। उन्हें हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस नहीं बनने दे रहे थे, वही साहिवान सबसे पहले नंबर पे थे लेटर में। तो कुल मिलाके मैं ये कहना चाहता हूं कितना खौफ था, अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई और सबसे कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आखिर वो चुनाव आयुक्त, वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो अपनी बात से मुकर गए, जिन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा और 3 सप्ताह तक अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा। कितने 3 सप्ताह गुजर गए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार का चुनाव हो गया, कम से कम 1 महीना लगा होगा बिहार के चुनाव में। उसके बावजूद भी अब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी चुनाव आयोग ने एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आखिर क्यों? मैं मानता हूं राहुल गांधी गलत हैं, मैं मानता हूं राहुल गांधी के तथ्य झूठे हैं, तो फिर चुनाव आयोग उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से बार बार पीछे क्यों हट जाता है? आज फिर उन्होंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा सा ट्वीट कर दिया। पहले आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ट्वीट है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिख दिया और इस पोस्ट को लिखने के बाद इस राज्य के, इस देश के प्रत्येक नागरिक का नैतिक धर्म बनता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई, हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर, कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। फिर वोट चोरी पर ही सवाल। भारत दुनिया के अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल, मशीन रीडेबल होती और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और वीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों का कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया है
और इसके साथ एक तस्वीर पोस्ट की, वो तस्वीर तो दूसरी है लेकिन ये है उसका लब बोलो आप। एसआईआर 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत, गुजरात मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु केरल में 1-1। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत, 1 लापता, 2 की हार्ट अटैक। सोचिए, इन मरने वालों का परिवार नहीं है, इन मरने वालों के परिवार की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? ये एसआईआर जानलेवा साबित हो रही है। ये एसआईआर ठीक नोटबंदी की तरह बुरी तरीके से फंसाती नजर आ रही है। क्या होगा इस एसआईआर का लब्बो लुआब अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। अब आप ये समझिए कि छुट्टी के दिन भी अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भयभीत होकर पूरे विभाग की गुरु नानक जयंती की छुट्टी रद्द कर दे, सारे अधिकारी कर्मचारियों को ऑफिस में बुला ले, तो कितना खौफ होगा, कितना भय होगा। ये एक पत्रकार ने पूरा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद यह साबित हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार आखिर किसके दबाव में ये सब निर्णय लेते चले जा रहे हैं। क्या वो ये निर्णय अपने खुद के विवेक से ले रहे हैं या किसी दबाव में? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में पीछे से कौन है जो समझाने का प्रयास कर रहा है, जो बताने का प्रयास कर रहा है? आप ऐसा कर डालिए, आपको यह मिल जाएगा, आपको यह मिल जाएगा। क्या पद की लोलुपता या लालसा कहां तक ले जाएगी? एक और खबर है, यह भी इन्हीं से महाशय से जुड़ी हुई है। यह खबर है नोएडा से जुड़ी हुई। वहां बताया जा रहा है कि इनकी बेटी मुख्य चुनाव आयुक्त की जिलाधिकारी है। एसआईआर में लापरवाही पर 60 बीएलओ 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर, डीएम के आदेश पर एक्शन। कल एक महिला शिक्षक ने तो रिजाइन कर दिया। कैसे नहीं करती? वो कब तक इंतजार करती? वो कब तक ये सोचती रहती कि हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे? आखिर लोग नौकरी तलाश रहे हैं और यहां एसआईआर के डर से लोग नौकरी छोड़कर अपनी जीवन लीला बचाने में जुटे हुए। क्या इस पर सबको सवाल करना चाहिए? मेरे पास एक और पोस्ट थी, मैं देखता हूं, उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस में गिने जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, एसीएस रह चुके और बड़े पद से वो वीआरएस लेकर मैदान से चले गए थे। नकल विरोधी कानून बनाने में उत्तर प्रदेश में और नकल रोकने में अहम भूमिका थी। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। उन्होंने लिखा, एसआईआर लागू करने की इतनी जल्दी थी कि शायद ऊपर तक किसी को यह फुर्सत ही नहीं मिली कि अपने कर्मचारियों को यह सिखा दें कि काम कैसे करें, काम करना कैसे है। बीएलओ के नाम पर चतुर्थ श्रेणी के लोगों तक को मैदान में उतार दिया गया। ना कोई ट्रेनिंग है, न फार्म भरने अपलोड करने की जानकारी है, न कोई तकनीकी सहायता है। ऊपर से यह दावा है कि एसआईआर सुगठित प्रक्रिया है। सही प्रक्रिया क्या है किसी को पता नहीं है। मैदानी हकीकत यह है कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम, राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए की गई एक जल्दबाजी भरी धांधलेबाजी ज्यादा लगती है। अब हो सकता है कुछ भक्तगण सूर्य प्रताप जी को भी खींचना शुरू कर दें। हो सकता है कुछ भक्तगणों की चेष्टा ये लगे कि अब तो ये बदल गए, कल तक तो हमारे पक्ष में लिख रहे थे, आज विपक्ष में लिख दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, एक महिला शिक्षक ने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। उसने कह दिया मैं नहीं कर पाऊंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाएं, बंगाल में हाहाकार मचाएं, केरल में हाहाकार मचाएं। यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से, एसआईआर तो पहले भी होता था, लोगों को पता भी नहीं है। हमेशा हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, किसी को पता भी नहीं। लेकिन इस बार इतनी इस प्रक्रिया को जोर शोर से बनाया गया और जल्दी जल्दी कराया जा रहा है ताकि इस पर सवाल उठे, लोग इस पर सवाल करें।
और लोग सवाल करके ये पूछें कि आखिर क्या है इस प्रक्रिया में, ताकि सत्ताधारी दल ये बता सके कि हम घुसपैठिया रोक रहे थे। भैया 11 वर्ष से आप सत्ता में थे, घुसपैठिया रोकने का काम क्या राहुल गांधी का था, या घुसपैठिया रोकने का काम अखिलेश यादव का था, घुसपैठिया रोकने का काम किसी और का था? उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष 9 वर्ष हो जाएंगे मार्च में, आप थे, असम में आप थे, बिहार में आप थे। कौन रोकेगा घुसपैठिए? किसकी सरकार ने बढ़ा दिए? और कितने अब तक आपने घुसपैठिए बाहर कर दिए? बिहार में वोटर लिस्ट बदलने के बाद कितने घुसपैठिए आपने निकाल के बाहर किए हैं? कितने घुसपैठिए अब नई एसआईआर के जरिए आप निकाल के उन्हें विस्थापित सेंटरों में जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है वहां भिजवा रहे हैं? कोई तो सूची, कोई तो आंकड़े जारी कीजिए। आखिर ये देश भी तो जानना चाहता है कि कितने घुसपैठिए थे, कितने घुसपैठिए आपने पकड़ लिए, कितने एसआईआर के जरिए पकड़े गए। ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है, जिसे आप रोज मंचों से शेयर करते हैं, लेकिन आप किसी सवाल का कोई तथ्यात्मक जवाब देने को एग्री नहीं है। तो आखिर कौन देगा इन सवालों के जवाब? इसी प्रतीक्षा में मैं अपने दर्शकों से भी यही जानना चाहूंगा, क्या मेरा सवाल जायज है? घुसपैठिए थे तो कितने थे, बिहार से कितने निकाले, और इस नई एसआईआर के जरिए जो 4 तारीख को बनेगी उसके बाद एक सूची जारी की जाए कि कितने घुसपैठिए आपने इस एसआईआर के जरिए 12 राज्यों में पकड़े और उन्हें कहां विस्थापित सेंटरों में आपने एडमिट किया, और कब उन्हें विदेश भेजोगे जिस देश के हैं? क्या अमेरिका की तरह आपकी हिम्मत और हौसला है उन्हें बाकायदा हथकड़ी लगाकर उन देशों में भेजा जाए? मैं इस जवाब की प्रतीक्षा में रहूंगा अपने दर्शकों का, क्या मेरा सवाल जायज है या गलत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।